हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में ये देखेंगे कि जैसे ही मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है यानी 31 मार्च 2018, तो इस समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से मेंटेन हो सके और हमारा रिटर्न में जो डेटा गया है वो भी रिकंसाइल हो पाए। पहला पॉइंट आता है मेरा इनपुट टैक्स रिवर्सल को लेके। अब अगर आप इसके लिए सेकंड प्रोवाइजो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सीजीएसटी एक्ट को देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि अगर आप अपने क्रेडिटर को यानी जिससे आपने परचेस करी है आप उसको 180 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं, जिस दिन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है उस दिन से, तो आपको अपना इनपुट टैक्स रिवर्स करना होगा। ना केवल इनपुट टैक्स रिवर्स करना होगा पर साथ ही आपको उस पे इंटरेस्ट भी देना होगा जो कि होगा 24% के रेट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब आगे से ये ध्यान रखना होगा कि कितने टाइम पीरियड में आपको अपने डेटर्स से पेमेंट लेनी है या क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी है ताकि आपके इनपुट टैक्स को आपको रिवर्स ना करना पड़े और ना ही आपको उस पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी बेयर करनी पड़े। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट जो है रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जिस तरह से हम बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करते हैं उसी तरह से हम अपने अकाउंट्स को अपनी जीएसटी रिटर्न से रिकंसाइल कराएंगे। यानी अब अगर मैंने जीएसटी रिटर्न्स में अपनी लायबिलिटी जितनी बनती थी उससे कम दिखाई है या उससे ज्यादा दिखाई है, या फिर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा बनता था उससे ज्यादा दिखाया है या कम दिखाया है, तो ऐसे केसेस में जो भी नेट इफेक्ट है अभी तक का वो मैं सारा मार्च की रिटर्न में ले लूंगी ताकि मेरा डेटा जो बुक्स में आ रहा है 31 मार्च को और जो टोटल में जीएसटी रिटर्न्स में जाएगा फाइनेंशियल ईयर 17-18 की वो मैच कर पाए। अब आता है अगला पॉइंट जो कि है जीएसटी ऑडिट। जिस तरह से हम टैक्स ऑडिट करते हैं इनकम टैक्स में उसी तरह से हमारा जीएसटी में जीएसटी ऑडिट होगा। स्पेशल ऑडिट एक हमारा अलग टर्म हो जाता है जीएसटी ऑडिट में, पर अगर किसी भी टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होता है तो सेक्शन 35 सीजीएसटी एक्ट का कहता है कि आपको जीएसटी का ऑडिट कराना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है इनवॉइसेस। जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई को हमारा जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि क्या हमें नई इनवॉइस सीरीज शुरू करनी है या सीरीज का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस पैटर्न पे हमारा इनवॉइस बनना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक के लिए हम नई इनवॉइस सीरीज को ला सकते हैं। यानी हर अलग अलग सीरीज को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट इशूड यानी जो भी आप इनवॉइस सीरीज लेंगे उसकी डिटेल आपको जीएसटी रिटर्न्स में भी देनी होगी। अब आती है बात एचएसएन कोड्स की। अगर तो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो आपको एचएसएन देने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे ज्यादा है पर 5 करोड़ से नीचे है तो आपको 2 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी यानी कंपल्सरी हो जाता है। फिर आता है आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन देना कंपल्सरी हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एक्सपोर्टर्स बहुत परेशानियों को फेस कर रहे थे जब उन्हें बॉन्ड बनवाना था क्योंकि बैंक गारंटी और बहुत सारे झमेले थे। इसलिए सरकार ने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कहा कि सभी एक्सपोर्टर्स एलयूटी फाइल कर सकते हैं अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बिना टैक्स पेमेंट के। पर ये जो एलयूटी बनी है ये सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है, तो आपको अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 18 से 19 के लिए नई एलयूटी फाइल करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको नई तरह से एलयूटी फर्निश करनी पड़ेगी। अब बात आती है अगले पॉइंट की जो कि है मेरा ट्रांजिशनल क्रेडिट। जैसे ही हम 1 जुलाई से अपना जीएसटी में आए तो हमारा वैट का क्रेडिट, सर्विस टैक्स का क्रेडिट और एक्साइज का क्रेडिट हमारा सारा जीएसटी में ट्रांसफर किया गया ट्रान 1 फॉर्म के थ्रू। उसी में एक रिक्वायरमेंट थी कि अगर मेरे पास एक्साइजेबल इनवॉइस नहीं है और मैं कुछ कंडीशंस जो लेट डाउन थी जीएसटी लॉ में उसको फुलफिल कर रही हूं तो मैं ट्रान 2 भी भर सकती हूं। अब आपको पता ही होगा ट्रान 2 की डेट है मेरी 31 मार्च 2018, यानी 31 मार्च तक मुझे ट्रान 2 भरना ही होगा, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगी विंडो।
अब जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि डिपार्टमेंट सभी से जिन्होंने ट्रांजिशन फॉर्म भरे हैं उन सबसे एक जस्टिफिकेशन मांगेगा, तो ये एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट समय है, ये एकदम उचित समय है कि आप अपनी जस्टिफिकेशन बना के रख लें, ताकि जैसे ही आपके पास नोटिसेस आए आप उसे आसानी से बता सकें कि हमने किस बेसिस पे इतना ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम किया था। अगला पॉइंट है मेरा जीएसटी रिटर्न्स का, कि किस तरह से मुझे अपने मार्च की रिटर्न भेजनी है या फिर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन सी रिटर्न्स किस तरह से जाएंगी। अगर आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2018 तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया है, या फिर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको लगता है कि आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा 1.5 करोड़ से, तो आप ऐसे केसेस में आप मंथली फाइलिंग के लिए ऑप्ट कीजिएगा, क्योंकि एक बार जो ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया वो चेंज नहीं हो पाएगा। अब बात आती है कि एक्चुअल में ड्यू डेट्स क्या हैं। मार्च 2018 की जो जीएसटीआर 3B की डेट है वो है 20 अप्रैल। जो आपका जीएसटीआर 1 का डेट है वो क्वार्टरली केसेस में है 30 अप्रैल, जबकि मंथली केसेस में है 10th में। अब अगर आप जीएसटीआर 4 यानी कॉम्पोजिशन रिटर्न भर रहे हैं तो जनवरी से मार्च तक के क्वार्टर की डेट है 18 अप्रैल, और अगर आप जीएसटीआर 6 भरते हैं यानी आईएसडी जो अपने रिटर्न भरेगा उसकी डेट जुलाई 2017 पीरियड से लेके फरवरी 2018 पीरियड तक की डेट है उसकी 31 मार्च, यानी अभी आ ही गई है एक तरह से उनकी डेट। इसके साथ आप देख पाएंगे अपने पोर्टल पे कि आपको जीएसटीआर 2A भी देख पाएंगे आप, यानी जितनी भी आपकी परचेजेस हुई हैं वो सारी आपको ऑटो ड्राफ्टेड दिख जाएंगी, तो आप अपनी परचेजेस को भी मैच कर सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से। फिर बात आती है कॉम्पोजिशन स्कीम की, यानी कॉम्पोजिशन स्कीम से अब अगर आप बाहर आना चाहते हो तो आपको CMP 04 भरना होगा। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो आपको CMP 02 भरना होगा। पर इन फॉर्म्स को भरते हुए ये ध्यान रखिएगा कि आपके क्लोजिंग स्टॉक पे क्या इंपैक्ट आएगा, यानी उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको रिवर्स करना है या वो आपको लेना है, उस तरह से इन बातों का आप ध्यान रखिएगा कॉम्पोजिशन स्कीम में। अगला पॉइंट मेरा आता है डेप्रिसिएशन का, यानी अगर इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदे हैं तो उसमें मुझे ये ध्यान रखना होगा कि उसकी कॉस्ट मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिखाई है। अगर तो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था तो मैं डेप्रिसिएशन केवल उतने ही भाग पे लगाऊंगी जो मेरा कॉस्ट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। लेकिन अगर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया था उन कैपिटल एसेट्स पे तो मैं टोटल कॉस्ट यानी जो इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी बेसिकली जिसमें आपका टैक्स इंक्लूडिंग होगा उस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे। आखिरी पॉइंट आता है मेरा ई वे बिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी को पता है 1 अप्रैल से इंटर स्टेट ई वे बिल मैंडेटरी यानी कंपलसरी हो गया है, और अगर आपके कोई भी कन्वेंस 1 अप्रैल को रास्ते में है यानी इन ट्रांजिट है तो उनमें भी ई वे बिल एप्लीकेबल है, यानी उन केसेस में भी आपको ई वे बिल रेज करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरे फेसबुक पेज और मेरे ट्विटर हैंडल को भी लाइक और फॉलो कीजिए। थैंक यू।